हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। दोबारा से लेके आ गई हूँ अपनी न्यू एजुकेशन वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अब से जो हमारी वीडियोस होंगी वो पार्ट्स में आएंगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने टर्म 2 का रिलीज़ किया है 2021 से 22 का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसका सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस करेंगे और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है हर सेक्शन की उसका आपको मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगी। बाकी हम सेक्शन बी और सी की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनके चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन डालूं चैनल पे तो कमेंट में मुझे बता देना एक बार कि आपको इस चैप्टर की रिवीजन चाहिए वन शॉट में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस कोड 086 और ये टर्म 2 का है 2021 से 2022 का। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाले हैं आपके वो होने वाले 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ये तो सब आपको वैसे पता ही होगा, पर फिर भी एक बार जनरल जब कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का रिव्यू तो एक बार इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। और जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो होगा 2 आवर्स का। 2 आवर्स के अंदर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह नहीं होने वाले, पूरा सब्जेक्टिव होएगा ये पेपर क्योंकि एमसीक्यू आपका टर्म 1 था, टर्म 2 पूरा सब्जेक्टिव है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस करना यहाँ पे कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शंस एंड 15 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि पूरे एंटायर क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में इन टोटल 15 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सेक्शन ए है 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी कि जो सेक्शन ए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें कितने हैं 7 क्वेश्चन है और वो कितने कितने मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी है 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। यानी कि जो सेक्शन बी होगा यहाँ पे 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमको। उसमें भी क्या पता आगे चॉइसेस होंगी वो अब हम देखेंगे। और उसमें हर क्वेश्चन सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, चाहे वो पार्ट्स में हो या कैसे भी हो, पर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और सेक्शन सी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। यानी कि जो हमारा सेक्शन सी होने वाला है उसमें केस बेस्ड होंगे क्वेश्चन, यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया होगा रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे सेक्शन सी में और 4 मार्क्स के होंगे दोनों। टोटल आपका ये बन जाएगा 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड। वही मैंने बताया था कि जो और वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको कहीं कहीं इन सम क्वेश्चन में, मतलब कोई कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे चॉइस मिली जाएगी। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन। यानी कि ऐसे में सिर्फ कोई एक क्वेश्चन ही हमें अटेंड करना होगा। ठीक है, अब हम जल्दी से कर देते हैं अपना क्वेश्चन पेपर शुरू सेक्शन ए से। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो में और वाला क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगी, पर वहाँ पे आपको पेपर में और वाला क्वेश्चन नहीं करना, उसमें आपका चॉइस होगी। ठीक है, सेक्शन ए है हमारे पास। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। तो ये है कार्बन का क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे PQRS एलिमेंट है जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट रो में। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं इनके, आपको सब कुछ पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा अगर कार्बन का चैप्टर, तो आपको पता होगा। और तो यहाँ पे एक एलिमेंट दे रखा है P और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा है 2,6। तो एक बार ऐसे ही हम देख लेते हैं कि 2,6 कौन सा होता है एलिमेंट, जल्दी से गेस करो। मतलब कि 2,6 यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, 6 + 2 8। तो आपका पहला जो एलिमेंट है, एलिमेंट P जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको 2,6 दे रखा है। वैसे तो ये ऑक्सीजन होता है, मतलब कि 6 और 2 8 होता है ना, तो फिर इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। जो हमारा एलिमेंट Q है वो है हमारा 11 जो हो गया इसका एटॉमिक नंबर। और 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का, Na का। ठीक है, और एलिमेंट R जो है हमारा 8 + 2 10 और 17 हमारा होता है क्लोरीन। तो ये 17 है एलिमेंट R। और एलिमेंट S तो 18 हमारा होता है कौन सा एलिमेंट, आर्गन। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 दे रखे हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए P एंड R,
यहाँ पे मैं मार्किंग स्कीम में भी आपको एक बार दिखा दूंगी कि इसका आंसर क्या है, पर इसका आंसर वैसे होगा पी एंड आर। और उसका रीजन भी, मतलब इधर रीजन तो पूछा नहीं है, सिर्फ इधर तो पूछा है कि आइडेंटिफाई करने को, तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो पी और आर हो जाएगा। एक बार हम मार्किंग स्कीम में भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर है पी एंड आर, और ये आपका हाफ मार्क्स का। अगर आप पी लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, आर लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके इसकी मार्किंग स्कीम। अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन पेपर पे। कार्बन रिएक्ट्स विद द एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। इसके लिए रीजन देना है। अब आपके पास कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, तो उसके हिसाब से आपको इसका रीजन देना है कि कार्बन रिएक्ट विद द एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट करता है कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी कार्बन हैज अ वैलेंसी 4 ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी होती है कि उसके पास, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और कैटिनेशन मतलब होता है कि वही शेयरिंग उसका वो जो करता है, और वो बॉन्ड बनाता है बड़े बड़े, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे भी देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में। कार्बन हैज अ वैलेंसी 4 और टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी लिखनी है। अगर आप सिर्फ टेट्रावेलेंसी तक लिख दो तो आपको आधा मार्क्स मिलता है। अगर आप कैटिनेशन भी लिख दोगे, यानी कि पूरा इसके हिसाब से कंप्लीट आंसर लिख दोगे, तो आपको और आधा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गया ए पार्ट में, बी पार्ट में 1 मार्क्स मिल गया, टोटल आपका हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। डायग्राम बिलो शोज द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब तो ये तो आपका है पक्का उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। द डायग्राम बिलो शोज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें आपको बताने कि कौन सा जो एलिमेंट होगा वो रिएक्ट करेगा एक साथ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। तो अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और इसमें बी पार्ट भी देख लेते हैं। बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। पहले तो ये बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है कि जो हमारा शेल होता है ना, मतलब कि एक एटम होता है, उसमें शेल्स होते हैं, KLMN ऐसे शेल्स होते हैं ना, जो आपने पढ़े होंगे 288 की कॉन्फ़िगरेशन में जो हम पढ़ते हैं शेल्स। तो एटॉमिक रेडियस होता है कि अब मान लो आपके पास है ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसकी क्या होती है वो एटॉमिक क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होती है, ठीक है। तो इसके कितने हैं? 2 शेल्स हैं। अब ऑक्सीजन से नीचे कोई सा एलिमेंट आएगा पीरियोडिक टेबल में, अब ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। अगर हम जाते हैं सल्फर पे, सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर होता है 16 सल्फर का, हाँ। तो ऑक्सीजन से एक मतलब कि वो नीचे आएगा कॉलम सल्फर, ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर उसमें पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन का अगर 8 है एटॉमिक नंबर, तो सल्फर का 16 है। अब जैसे ही वो नीचे आए तो क्या हुआ, यहाँ पे शेल इंक्रीज हो गया। अब शेल इंक्रीज से मैं अगर आपको यहाँ पे एक वो दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम जाते हैं सल्फर की शेल पे, सल्फर शेल, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे ये आपका सल्फर का शेल, इसमें कितने शेल्स हैं? KLM 3 शेल हैं यहाँ पे, ठीक है, और सल्फर के। और ये इसका होता है एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने बताया था 16 होता है सल्फर का। तो अगर यहाँ पे पूछा हुआ है कि जैसे जो एलिमेंट्स है, अब एक होती है प्रॉपर्टीज, जो होता है आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो उसमें क्या कहते हैं, एक तो होता है वो ग्रुप और एक होता है पीरियड्स, ठीक है। तो ग्रुप तो आपका ये वाला होता है जो सीधे सीधे होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे वर्टिकल्स जो होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं आपके से लेटे लेटे वाले तो उनको बोलते हैं पीरियड्स। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप होता है इसका मतलब कि ये होता है कि डाउन द ग्रुप जाते जाते एटॉमिक जो वो होता है रेडियस वो बढ़ता है, यानी कि जो ये होते हैं ना शेल्स ये बढ़ जाते हैं। अब ऑक्सीजन पता है यहाँ पे कहीं पे आता है, इसमें पीरियड में, मतलब कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कहीं पे आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ आता है और सल्फर यहाँ आता है, मतलब एक के नीचे एक ही आते हैं, यहाँ आसपास होते हैं यहीं पे इसी वाले कॉलम में कहीं पे, ठीक है। तो अगर आपका क्या कहते हैं सल्फर के यहाँ पे 3 हैं यहाँ पे शेल, तो ये जो है बीच में ये ग्रीन ग्रीन आपको पोर्शन दिख रहा हो अगर, तो इस ग्रीन पोर्शन से बाहर वाले तक ये जो रेडियस बन रहा है एक, ये जो सर्कल है इसका जो एक रेडियस बन रहा है ना, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। की न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिफरेंस जो होता है, जो साइज होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम इसका, अब सल्फर की तो हमारे पास 3 शेल, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन में कितनी शेल होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है।
अभी आगे आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो आपको 2 ही शेल दिख रही है, तो यहाँ से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल में कितना डिफरेंस जो है एक शेल का कम हो गया। इसका मतलब कि जो वो है सल्फर, उसका एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत आसानी से आपको गूगल पे फोटोज के माध्यम से आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन में ही कि क्या था क्वेश्चन। विच, अब हम देख लेते हैं इसका पहला पार्ट, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इसका आंसर जो होगा Y और Z होगा, इसका आंसर कोवेलेंट कंपाउंड्स वाला रिएक्ट करने के लिए। और सेकंड पार्ट का क्या होगा, बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव बिगर एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे है W और Z है ऊपर। अब मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो W और Z में से W बिगर होगा क्योंकि Z ऊपर है, यानी कि इसके जो वो होगा नंबर ऑफ शेल होगा वो कम होगा, और जो W है उसका जो होगा वो इंक्रीज हो जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में आंसर क्या है। हाँ, तो पहले पार्ट का जैसे मैं बताया था आंसर Y एंड Z। अब यहाँ पे भी अगर आप Y लिखते हो सिर्फ तो हाफ मार्क्स मिलता है, Z लिखते हो सिर्फ तो हाफ मार्क्स मिलता है। अगर आप दोनों लिखोगे Y एंड Z तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मार्किंग स्कीम भी एक बार देखनी पड़ेगी, और आपको जितना आता है ना पेपर में उतना लिख के आ जाओ कि कहीं से टीचर आपका मार्क्स ही ना काट पाए। ठीक है, अब यहाँ पे बी पार्ट जो था कि W और Z में से कौन सा बड़ा है, तो जैसे मैंने बताया था कि W इज बिगर, और रीजन भी जो मैंने बताई थी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, और ये लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। रीजन लिखने के हाफ मार्क्स और W इज बिगर लिखने के हाफ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे तो पूछा भी था रीजन, Y पूछा था ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। पर जहाँ पे ना पूछो ना वहां भी लिख दो, 1 लाइन का तो रीजन लिखना होता है, तो वहां भी लिख दो कि आपके मार्क्स कटने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 मार्क्स का ही है ये क्वेश्चन भी। ए पार्ट कह रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है, मतलब कि या तो आप पैराग्राफ वाइज लिख दो जैसा कि मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, या फिर आप नॉर्मली भी ऐसा 2 लाइन में लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो आपको पर ये है कि आपको हर एक पाथ बताना पड़ेगा कि जैसे पहले जा रहे स्पर्म जो है, मतलब जो मेल गैमेट है जिसको स्पर्म बोलते हैं, फिर वहां पे वो अपना एक पाथ बना रहा है, वैगिना में जा रहा है, फिर यूट्रस में जा रहा है, फिर फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में जा रहा है, फिर वहां पे जायगोट फॉर्मेशन हो रही है। आप ऐसे करके भी पूरा लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में, वही जैसे मैंने बताया था आपको। मेल गैमेट स्पर्म ट्रेवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, the path which it takes to fertilize the female gamete egg is vagina, और इतना लिखने के लिए आपको मिल रहा है हाफ मार्क्स। अगर आप वैजिना तक लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स तक मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसके आगे का भी पाथ लिख दे तो पूरा यूट्रस, इसका लिखने का भी हाफ मार्क्स, फेलोपियन ट्यूब यानी कि जो ओविडक्ट होती है उसको लिखने का भी हाफ मार्क्स, रिजल्टिंग इन जायगोट। जायगोट फॉर्मेशन आपको पता है कि जब दोनों फ्यूजन हो जाती है उसके बाद होता है जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है हाफ मार्क्स, उसमें भी दिए जा रहे हैं कि ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट द लेबल्ड फिगर ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंडिकेटिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वैगिना, हाफ मार्क्स टू यूट्रस। यहाँ पे बता रखा है कि या तो आप यहाँ तक लिख दो, देखो ये जो है जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना यहाँ पे, या तो आप इतना लिख दो, इससे भी आपको पूरा क्या कहते हैं हाफ इधर मिल रहा है, हाफ इधर मिल रहा है, हाफ इधर मिल रहा है, 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना वो सिर्फ हाफ मार्क्स का है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी खतरनाक हो रखी है मार्किंग स्कीम। पूरा इंटायर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो 2 मार्क्स का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, पर इसकी हो कैसे रही है मार्किंग स्कीम की, पहला जो है ए पार्ट इसके आपको मिल रहे 1.5 मार्क्स, और जो बी पार्ट है उसको मिल रहा है हाफ मार्क्स। तो आप सोच रहे हो आपको जितना आता है ना आप उतना लिख दो, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है या तो आप इतना लिख दो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, पर अगर या तो आप इतना लिख दो, या तो वो कह रहे हैं कि आप एक लेबल डायग्राम बना लो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और वहां पे आप स्पर्म की ड्राइंग करके बना दो, और कि वो वैगिना से जा रहा है, यूट्रस से जा रहा है, और फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, और फिर वहां पे रिजल्टिंग जायगोट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आप या तो डायग्राम बना सकते हो और उसको लेबल पूरा अच्छे से पर लेबल करना है, ये नहीं कि कहीं पे लेबलिंग छोड़ दी, हर एक चीज लेबल करनी है, स्पर्म का जाते हुए मूवमेंट लेबल करनी है, सब कुछ लेबल करना है। ठीक है, या तो आप ऐसे पैराग्राफ लिख सकते हो। वैसे तो इजी तो यही है कि आप पैराग्राफ लिख लो, वहाँ डायग्राम बनाने में बहुत टाइम मिल जाए, क्योंकि आपको सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन में टाइम लग जाता है जिनकी स्पीड स्लो होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, हमारा बहुत डिस्कस कर लिया हमने, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जायगोट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं जायगोट में कितने होते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे अगर कह रखे जायगोट की बात है, एक तो देखो अगर गैमेट्स जो होते हैं जब वो फ्यूजन होती है ना तो 2 सेट्स हो जाता है क्रोमोसोम के, ठीक है। आप या तो इसमें जैसे नॉर्मल लिख दो 2n, पर ना 2n वैसे तो लिखना नहीं चाहिए कि मतलब कि 2n 3n जैसे होता है ना कि नो मार्क्स। यहाँ पे तो अब देखो बी पार्ट है, यहाँ पे लिखा है जायगोट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जायगोट हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और इसके आपको मिल रहे हैं हाफ मार्क्स, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी जितना आता है उतना लिख दो, सारा भर भर के लिख के आ जाओ कि मार्क्स ना काट पाए मैम, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे एक मतलब कि एक टाइप ऑफ केस स्टडी कह लो, डायरेक्ट केस स्टडी तो नहीं है क्योंकि वो लास्ट वाले सेक्शन में, ये एक टाइप ऑफ है, एक सिचुएशन दे दिया है। इसमें कहा गया है कि राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। अब ये भी क्वेश्चन आपका उसी में से है, हाउ डू वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वही रिप्रोडक्शन में जो पहले वाला नहीं होता पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड होती है ना, आप देखते हो कि ब्रेड को आप थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हो, मतलब कि बहुत टाइम के लिए आपने मॉइस्चर में छोड़ दिया उसको, या ऐसे छोड़ दिया कि मतलब कि वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर हो रहा हो, गर्मी हो रही हो, तो ना ब्रेड पे आप अगर कभी नोटिस करो कि एक ग्रीन ब्लैक पाउडरी मतलब कि होता है, एक पैच सा आने लग जाता है उस पर, एक छोटा छोटा कुछ आने लग जाता है ग्रीन कलर का, या कभी को आता है ऐसा बीच में से होल होने लग जाता है ब्रेड में से। अगर अभी आपने कभी नोटिस किया तो एक ब्रेड को रख के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसा होता है। नहीं तो मैं आपको गूगल पे भी एक बार दिखा देती हूँ उसकी फोटो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ तक का हम देख लेते हैं गूगल पे कि कैसा दिखता है, आपको एक क्लियर करने के लिए यहाँ पे इमेजेस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ यही सेम यही चाहिए थी हमें फोटो। यहाँ पे ना ये जो है ना, ये यहाँ पे ब्रेड देख रहे हो जो आप, यहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा, और ये क्या है, ब्रेड मोल्ड स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपको ना एक ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा गया, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो होगा हमारा राइजोफस। ये जो होता है ना ब्रेड मोल्ड पे एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है राइजोफस, उसकी वजह से ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है यहाँ पे, और ये रिप्रोड्यूस करता है और यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन कर देता है। ये जो स्पोर्स है ना, ये छोटे छोटे, ये ब्रेड पे उग जाते हैं और जिसकी वजह से ग्रीन ग्रीन सी दिखने लगती है ब्रेड। तो अगर हम ऐसा पूरा प्रॉपर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको तब हमें दिखेगा, वो तो ऐसे नॉर्मली विजिबल नहीं होता मोस्टली। तो इसका वो एक बार मार्किंग स्कीम में भी आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू ब्रेड मोल्ड राइजोफस। और इस इधर तक का लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब ये जो दिस तक है ना, इधर का आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है, इतने का हाफ मार्क्स मिल रहा है, और स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हाफ मार्क्स मिल रहा है। तो इधर आपको मार्किंग स्कीम में दे रखा होगा, ग्रीन ब्लैक पाउडरी मास ऑन द स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू द ब्रेड मोल्ड राइजोफस, ये आपका ऑर्गेनिज्म का नाम है। और रिप्रोडक्शन किससे कर रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन, इसका आपको आधा मार्क्स मिल रहा है। मतलब कि आप आधा क्वेश्चन लिख देते हो तो भी आपको आधा मार्क्स मिल रहा है, ये नहीं आपका पूरा गलत हो जाएगा। जितना आप लिखोगे उसके हिसाब से अगर मार्किंग स्कीम में जो होगा मार्क्स देने लायक वो मार्क्स आपको मिलेंगे। पर वो ये रिकमेंडेशन कि पूरा भर भर के लिख के आओ, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो है इसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। तो ये हाइफे दिख रहा है आपको, ये हाइफा, ये इसका वो होता है, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। और इसका जो ये टाइनी बॉब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। तो ये होता है इसका वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, यहाँ पे दे रखा है हाइफे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर द वेजिटेटिव पार्ट। अब वही देखो यहाँ पे हाइफे जो दिख रहा है ना नीचे रूट्स में से, मतलब रूट्स टाइप सा दिख रहा है जो जैसे प्लांट की रूट होती है, तो आपको इसको थोड़ा सा हाइफे को इलेबरेट करना पड़ेगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। हाइफे और द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर द वेजिटेटिव पार्ट, इसका आपको मिल रहा है हाफ मार्क्स। और टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर और स्पोरेंजिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसका मिल रहा है आपको हाफ मार्क्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, mustard was grown in 2 fields A and B. Which field A produced brown colored seed, field B produced yellow colored seeds? It was observed that in field A the offspring shows only the parental trait. पहले तो ये बता दो कि आपका उसका है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का है, जहाँ पे आपका मतलब वो ट्रेड्स और वो सब था, वो वाले चैप्टर का है। तो आपको इसमें दे रखा है कि मस्टर्ड जो है वो 2 फील्ड्स में ग्रो किया गया था, फील्ड ए में और फील्ड बी में। ठीक है, फील्ड ए में जो थे वो ब्राउन कलर के सीड्स आए और फील्ड बी में जो प्रोड्यूस हुए थे वो येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस हुए। अब क्या ऑब्जर्व किया गया था कि जो फील्ड ए था उसका जो ऑफस्प्रिंग था उसने सिर्फ पेरेंटल ट्रेट शो किया कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस के लिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो जनरेशन थी उसके लिए। ठीक है, सिर्फ पेरेंटल ट्रेट हुआ था वहां पे ऑब्जर्व। और वहां पे फील्ड बी में क्या हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग शोड अ वेरिएशन इन द प्रोजेनी, यानी कि जो फील्ड बी के जो वो थे ऑफस्प्रिंग थे उन्होंने बहुत सी वेरिएशन दिखाई दी प्रोजेनी में। अब इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ऐसा क्यों हुआ कि एक जगह सिर्फ पेरेंटल ट्रेट आए और एक जगह बहुत सारे जो वेरिएशन आए प्रोजेनी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फील्ड ए था उसमें पेरेंटल ट्रेट इसलिए आए क्योंकि वहां पे जो ऑफस्प्रिंग थे उसके प्रोबेबल रीजन ये होगा कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की होगी। ठीक है, और फील्ड बी में क्या हुआ होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से क्या आंसर दिया गया है। हाँ, ये दिया हुआ है कि इन फील्ड ए द रीजन फॉर पेरेंटल ट्रेट इज कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हुई होगी। ठीक है, और इसका इतना सा लिखने का आपको 1 मार्क दिया जा रहा है, जबकि है एक ही पार्ट, उसमें पार्ट में भी पार्ट करके दे रखा है आंसर। ठीक है, और इसमें देखा है इन फील्ड बी वेरिएशन इज सीन टू अकर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन क्रॉस पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। मतलब कि यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए हुआ है ये, और फील्ड बी में आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। सिंपल आंसर इसका सीधी भाषा में ये है, पर आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ ट्रेट X exists in 5% of population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier or give reason? तो यहाँ पे दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस दे रखा है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है वाली। ठीक है, यहाँ पे ट्रेट X है जो एग्जिस्ट करता है 5% पॉपुलेशन में और ट्रेट Y जो एग्जिस्ट करता है 70% उसी सेम पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इसमें से कहा है कि कौन से इन दोनों में से कौन सा जो ट्रेट होगा वो पहले आया होगा, राइजन अर्ली मतलब पहले आया होगा, उसका आपको रीजन देना। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है कि ट्रेट Y जो है वो पहले आया होगा क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आइडेंटिकल कॉपीज बनती है डीएनए की। डीएनए पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा वो कॉपी जनरेट करता है जब हमारी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपीज बनाते टाइम वेरिएशन जो होंगी वो अकर नहीं हुई होंगी, इसलिए जो ट्रेट Y है वो पहले एग्जिस्ट कर दिया होगा। और न्यू ट्रेट्स कम इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सडन म्यूचुएशन एंड देन आर इनहेरिटेड। अब इसका हम देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम में क्या आंसर दे रखा है। यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ट्रेट Y which exists in 70% larger fraction of the population is likely to have arisen earlier because in asexual reproduction identical copies of DNAs are produced and variation do not occur। मैंने भी यही बताया था आपको कि यही होगा इसका आंसर। इतना सा पैराग्राफ आपको लिखने का 1 मार्क दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये और वाला पार्ट है तो आपको या तो ये फील्ड वाला क्वेश्चन करना है और या तो आपको ये ट्रेट वाला क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। इतना तो लिखने का 1 मार्क था। ठीक है, आगे दे रखा है न्यू ट्रेट्स कम इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सडन म्यूचुएशन इन द इनहेरिटेड 70% ऑफ द पॉपुलेशन विथ ट्रेट Y इज लाइकली हैव टू बी replicating that trait for a longer period than 5% of the population with trait X। इतना लिखने का आपको मिल रहा है 1 मार्क। तो ये 1 मार्क और ये 1 मार्क मिलके हो रहे 2 मार्क, और ऊपर वाले में ये 1 मार्क और ये 1 मार्क मिलके हो रहे 2 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आ गया आपका उसका शायद से मैग्नेट का क्वेश्चन है, ये मोटर वाला है ना। हाँ, मैग्नेट का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको चॉइस मिली गई है। क्वेश्चन 5 और 6 में आपको चॉइस दे रखी है यहाँ पे सैम्पल पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी। एक स्कूल लेबोरेटरी में एक सिंपल मोटर दे रखी है। मोटर पता था क्या होता है, अगर आपने मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा आगे जाके मतलब जनरेटर से पहले एक इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है, तो वो वही एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल मोटर है जो स्कूल की लेबोरेटरी में बनी है और
coil of wire is mounted on the axis between the poles of a horseshoe magnet as illustrated. यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है, बैटरी है, यहाँ पे 2 पोल्स है, ठीक है, यहाँ पे बीच में कॉइल हो रखी है, यहाँ पे जो वो स्प्रिंग है वो ब्रश से कनेक्ट हो रहा है, ये सब आपको एक पूरे डायग्राम दे रखा है। ये सेम डायग्राम आपके बुक में भी है, ठीक है। इन द एग्जाम्पल अबव कॉइल ABCD इज द हॉरिजॉन्टल एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन, ठीक है। जैसे ये दे रखा है ABCD एक हॉरिजॉन्टली मतलब की कनेक्ट हो रखी है और बैटरी भी कनेक्ट हो रखी है उससे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म AB, मतलब कि जो ये AB आर्म है इसकी आपको क्या बतानी है, पोजीशन मतलब कि डायरेक्शन स्टेट करनी है। तो इसमें आपका रूल लगेगा जो आपका पढ़ाया था उसको क्या कहते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको अगर आप लगाओगे तो उससे भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो पोजीशन दे रखी है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म AB। अब यहाँ पे आपको वो भी दे रखा है कि क्या से मतलब कि जो मैग्नेट होते हैं उससे क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो लगाओगे ना तो आपको इससे पता लग जाए कि डाउनवर्ड्स जा रहा है, इसका जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म AB। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका A पार्ट का आंसर क्या है, बढ़िया, यहाँ पे डाउनवर्ड्स आंसर, और इसका आपको मिल रहा है डाउनवर्ड्स लिखने का 1 मार्क। पता है 1 मार्क क्यों लिखा है, क्योंकि आपको खुद से डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, Why does the current in the arm BC not contributed to the turning force of the coil? अब इसका आंसर पता क्या होगा, क्योंकि ये इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि जो आर्म BC है वो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है उसी की डायरेक्शन में, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो वो है फोर्स और जो उसकी है BC जो आर्म है उसकी जो वो है फोर्स वो आपस में कैंसिल हो रही है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं एक बार मार्किंग स्कीम में क्या आंसर है। इसका आंसर दे रखा है B पार्ट का, बिकॉज BC इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, फोर्स इज मिनिमम when the direction of the current in the conductor is as same as that of the magnetic field. BC will not contribute to the force on this part of the coil will be cancelled by the force of DA। मैंने वही बताया था कि फोर्स जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है। इसका भी आपको लिखने का मिल रहा है 1 मार्क, ठीक है। आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो हमारा इसी का और वाला पार्ट है, पहले वो देख लेते हैं। इसका और वाला पार्ट भी आसान ही है। एक सर्किट दे रखा है, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पता है ना क्या होता है कि एक वो होता है कॉइल होता है मैनी टर्न सोलेनॉइड, ठीक है, जिसपे कि वो उससे कॉपर वायर से टर्न हो रखे होते हैं। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। अभी एक सोलेनॉइड दे रखा है, यहाँ पे एक ऐसा ये वो हो रखे हैं, कॉइल से टर्न हो रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही है, यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टर अटैच हो रखा है, ये वाला, ये आपकी बैटरी अटैच हो रखी है और ये बीच में सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ए पार्ट ये रहा इसका, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे जो होगा, किस रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। इसमें होगा जो यहाँ पे सॉलिनॉइड में यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से हो रही है ना, क्राउड हो रही है, मतलब कि क्राउडेड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ना स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड। अगर आप मैग्नेट भी कभी देखते हो बार मैग्नेट, तो उसके जो एंड्स होते हैं, जो पोल्स के एंड्स होते हैं, वहाँ पे जो फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू जो मिडल वाला पार्ट होता है उसके। तो अगर आप एंड्स पे लेके जाते हो तो जल्दी अट्रैक्ट या रिपेल होता है, पर आप सेंटर में लेके जाते हो ना तो अट्रैक्ट रिपेल होने में थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा फोर्स नहीं लग पाती है उससे। तो इसका यही होगा आंसर कि द वेयर देयर इज क्राउडेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपको 1 मार्क्स के लिए ये लिखना है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सिंस फील्ड लाइंस आर क्राउडेड अराउंड द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, हेंस दीज आर द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। वही कि सोलेनॉइड्स के एंड्स की तरफ क्राउडेड हो रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर वो होगा, फील्ड होगा, ठीक है। बी पार्ट दे रखा है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट ऑफ द सर्किट इज रिवर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा अगर करंट जो होगा वो रिवर्स कर दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे करंट को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी रिवर्स हो जाएंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये रहा बी पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल ऑल्सो भी रिवर्स, और इसका भी आपको मिल रहा है यहाँ पे 1 मार्क। तो ये 1 मार्क और ये 1 मार्क मिलके हो रहा है आपका 2 मार्क, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन इनमें ए पार्ट भी 1 मार्क का और बी पार्ट भी 1 मार्क का, और ऐसे ऊपर वाले में भी था ए बी पार्ट 1 मार्क के थे।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं, अगली वीडियो में करेंगे, बाकी का तो हम डिस्कस नहीं, एक ही रह गया लास्ट क्वेश्चन पे हम, मतलब इसको और वाला पार्ट है ना, इसलिए मैंने 2 बोला। अब यहाँ पे आपका आर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर नहीं है, लास्ट वाला चैप्टर जो आपका मतलब कि आ रहा है साइंस में, उसमें से दे रखा है कि DDT वॉज स्प्रेड इन द लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अब DDT क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, जिससे कि मतलब एक पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए होता है, कैसा केमिकल होता है वो यहाँ पे क्या हुआ है, लेक में स्प्रे किया गया है कि मॉस्किटोज जो है वो बढ़ ना जाए लेक में, उसके लिए, ठीक है। हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक, जस्टिफाई और आंसर। अब आपको फूड चेन पता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेवल्स दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से जो हमारे साइंस की बुक में मतलब कि दे रखा है, वहाँ पे डायग्राम जो दे रखा है वो दे रखा है कि सबसे नीचे वाला जो होता है वो प्रोड्यूसर लेवल होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है ना, तो ये प्रोड्यूसर लेवल होता है, उसके ऊपर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्लैंकटन यहाँ पे दे रखा है प्राइमरी कंज्यूमर, और इससे ऊपर वाला होता है स्मॉल फिश, या ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर होता है टर्शियरी कंज्यूमर, और फिर उसके ऊपर तो और भी जो की लेवल तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, पर मेनली आपकी बुक में जो दे रखे हैं ये 4 लेवल्स तक ही दे रखा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ले लो कि ये हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे दे रखा है कि एक DDT केमिकल है जो स्प्रे किया गया है लेक में मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये ट्रॉफिक लेवल पे कैसे इफेक्ट करेगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक टर्म पढ़ा होगा आपने अपने चैप्टर में कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होती है ना, उसमें यही होता है कि कोई केमिकल होता है वो अगर फर्स्ट जो मतलब कि प्रोड्यूसर लेवल मतलब कि वो प्राइमरी लेवल अगर कंज्यूम कर लेगा, तो क्योंकि सेकेंडरी लेवल जो होता है वो प्राइमरी लेवल को कंज्यूम करता है, फिर जो टर्शियरी लेवल होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के उसमें जाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रही है जिसमें कि जो केमिकल वो परसेंटेज है वो एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रही है। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है DDT बीइंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड विल एंटर द फूड चेन फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्लैंकटन। अब इसका आपको दे रखा है आधा मार्क्स। इसमें क्या कहा हुआ है कि कुछ नहीं कहा हुआ, DDT जो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है जो कि फूड चेन को, ये जो फूड चेन दे रखी है इसमें एंटर करेगा फर्स्ट लेवल से, प्लैंकटन है ये प्राइमरी लेवल है, तो ये प्रोड्यूसर लेवल हो गया, ठीक है। तो प्लैंकटन प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी, और फिर उसके ऊपर ऐसे करके लेवल है, ठीक है। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वही मैं बताया था, इसकी डेफिनेशन आप सही से लिख लेना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये लिखने के भी आपको मिल रहा है 1 मार्क यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है 3rd पॉइंट, हॉक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, और इसको लिखने का आपको दे रखा है हाफ मार्क्स। यहाँ पे जो हॉक है ना सबसे ऊपर वाला लेवल है, तो ये क्योंकि इन चारों लेवल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज होगी ना उसकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की, वो हॉक के अंदर होगी, क्योंकि सारे जो केमिकल इनटेक है वो इन तीनों लेवल के उस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ना इसका जो और वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं अब हम, क्योंकि ये हाफ मार्क हो गया, ये 1 मार्क हो गया, हाफ मार्क हो गया, मिलके आपका 2 मार्क्स का बन चुका है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, नहीं तो अगर इनमें से कोई एक भी मिस होगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने और वाले पार्ट पे। आपका और वाला पार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज, ये रहा, in the following food chain vertical arrows indicate the energy loss to the environment and horizontal arrows indicate transfer of the next trophic level। अब यहाँ पे आपको ये एनर्जी वगैरह देख के एक चीज़ याद आ रही होगी, इसी चैप्टर में एक था 10% लॉ। ये लॉ क्या स्टेट करता था कि कोई भी जब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब कि कोई जो अगली जनरेशन खा रही होगी, मतलब कि समझ लो अब एक जो वो है गोट है, उसको अगर कोई मतलब कि टाइगर खा रहा है तो उसका जो गोट का एनर्जी होगा वो थोड़ा सा टाइगर के अंदर जाएगा, उसका 10% एनर्जी। तो ऐसा करके आपको कुछ याद आ रहा होगा 10% लॉ, तो वो इसमें लगने वाला है हमारा। विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज A, C and E, विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरो B and D विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर, गिव रीजन फॉर आंसर। मतलब कि यहाँ पे बताना है कि किस में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा होगा और क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं हम अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर। यहाँ पे देखा है कि A विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू C एंड D, और इसका देखा है हाफ मार्क। पहले तो ये बता देते कि एरो किस लिए होता है, ये होता है हमारा उसके लिए कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये जो है ये B, ये जो हो रहा है ना यहाँ से ग्रीन प्लांट से डियर में जा रहा है, फिर ये डियर से टाइगर में जा रहा है, ये ना जो ये एरोज बन रखे हैं ये एनर्जी ट्रांसफर इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछा था सबसे पहले वर्टिकल इंडिकेट द एनर्जी लॉस, ठीक है। Which one of the 3 vertical arrows
एंड विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरोज विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर, गिव योर रीजन। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू सी और ई। तो ए जो है ये ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ट्रांसफर सी और ई से कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू डी, और इसका भी मिल रहा है आपको हाफ मार्क्स। यहाँ पे बी जो है ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर। अब देखो ग्रीन प्लांट से इधर गई एनर्जी, पहले तो थोड़ी सी एनर्जी तो ग्रीन प्लांट में लगी उसको ग्रो वगैरह नरिशमेंट होने में, फिर जो एनर्जी जाएगी डियर में वो तो थोड़ी कम ही जाएगी और 10% जाएगी। ठीक है, फिर ये जो डियर होगा इसको टाइगर खाएगा तो इससे भी और कम जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो बी वाले उस पर गई ना, डी वाले पे तो बाद में गई ना, जो घटी हुई एनर्जी गई है। इसकी भी कुछ होगी एनर्जी इनटेक जो कि थोड़ी सी जाएगी इसके ग्रोथ में, इसके नरिशमेंट में है, और डाइजेशन वगैरह में, इसमें भी तो एनर्जी जाएगी। फिर उसके बाद की 10% टाइगर में जाएगी, तो टाइगर में कम एनर्जी जाएगी इससे कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है जिसके आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हो भाई साहब, तो ये पैराग्राफ जरूर लिखना था। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज द हीट टू एनवायरमेंट, सम अमाउंट गोज टू डाइजेशन एंड डूइंग वर्क। वही मैंने बताया था कि थोड़ा डाइजेशन में जाता है, थोड़ा काम करने में जाता है, थोड़ा सा हीट में चले जाता है एनवायरमेंट की जो होती है, एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो एवरेज होती है 10% की फूड की ईटर की, वो नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर की इनटेक के लिए पड़ी रहती है। ठीक है, और इस लॉस ऑफ एनर्जी को जो ये लॉस ऑफ एनर्जी होती है ये हर ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका आपको मिल रहा है 1 मार्क के पूरा पैराग्राफ का, मतलब कि ये एक लाइन लिखने का आधा मार्क, फिर ये एक लाइन लिखने का आधा मार्क्स, और ये पूरा एक पैराग्राफ लिखने का आपको मिल रहा है यहाँ पे 1 मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे करें या तो आप ये पैराग्राफ लिखो या एक ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट है कि अगर आप ये लिखते हो इन अकॉर्डेंस विद 10% लॉ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट 1 ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगर आप इतना भी लिख देते हो ना तो भी आपको ये 1 मार्क्स मिल जाता है। या तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, वैसे तो ये वाला लिख दो क्योंकि ना आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर थोड़ा बहुत हो जाता है। पर फिर भी अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अगर इन दोनों में से कोई एक लिखोगे तो 1 मार्क मिलेंगे, पर ये तो जरूर लिखना है, तो आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होता है सेक्शन ए खत्म होता है। अगला हम सेक्शन बी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। सेक्शन ए में मैंने आपको आज 7 क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले, और हम अगली वीडियो जो होगी वो हमारी आएगी 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उसमें 3-3 मार्क्स ईच होगा। कोशिश करूंगी उस वाली वीडियो को थोड़ा ना जल्दी करें ताकि सेक्शन सी भी उसी में हो जाए डिस्कस, और हम आगे भी सैम्पल पेपर डिस्कस कर पाएँ। पर ये तो है कि जब तक आपके बोर्ड आएंगे ना तब तक हम मोस्टली सैम्पल पेपर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाली वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी बोर्ड का पेपर देने में आसानी हो। थोड़े से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप ध्यान में रखना और अपना बोर्ड का पेपर करना जितना चाहे। मैं अभी दोबारा बोलूँ कि जितना लिख सकते हो ना उतना लिख के आना, क्योंकि आपको कभी नहीं पता आपके किस चीज़ के लिए कौन सा मार्क्स मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हाफ मार्क्स कहीं मिल रहा है, हाफ मार्क्स कहीं मिल रहा है, तो वैसे ही है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किधर किधर हाफ मार्क्स मिले तो इससे अच्छा ना कि आप पूरा ही लिख के आ जाओ। मिले आपको 2 घंटे ही है, 2 घंटे के अंदर पेपर खत्म, जैसे तैसे करके ही रहना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर बी, और अभी के लिए तो बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।